हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने शेयर कैपिटल का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा और उसके ऊपर हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 देखे। आज हमको शुरू करना है फ्रॉम इलिस्ट्रेशन नंबर 3। उसके पहले देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 के नीचे आपको प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट अंडर सेक्शन 53 के बारे में ब्रीफ नोट दिया गया है, विच वी ऑलरेडी डिस्कस। सिर्फ हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखो क्या लिखा है, प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोला गया है, ये ब्रीफ शॉर्ट नोट है, आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है या आपको 4 मार्क के लिए शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 जो आपको दिया गया है, ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 कंपनी शाल नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। 54 में जो कंडीशंस दी है, अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो ही कंपनी शेयर एट डिस्काउंट इशू कर सकती है, अदरवाइज कंपनी को शेयर इशू करना एट अ डिस्काउंट प्रोहिबिट किया गया है। Next, any share issued by a company at a discounted price shall be void according to the Contract Act। आपको 3 टर्म्स का मीनिंग दिया गया है, void, voidable एंड वैलिड। तो void का मतलब है कि जो अकॉर्डिंग टू द एक्ट गलत है, जिसके ऊपर केस फाइल की जा सकती है, जो अपोजिट पार्टी है उसके पास ऑप्शन है कि वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। कौन से केस में? इन केस ऑफ voidable ऑप्शन। बट वॉइड के केस में ये लीगली एज पर लॉ ही गलत है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपने बोला कि ये केस वॉइड है, इसका मतलब ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ये केस गलत है, इसको परमिशन नहीं मिली गई है। तो यहाँ पर बोला है कि अगर आप शेयर इशू करते हो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस तो वो वॉइड है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, वेयर अ कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन यानी सेक्शन 53 को अगर कॉन्ट्रावेन कर रही है कोई कंपनी, यानी प्रोविजन के अगेंस्ट में शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी शाल बी पनिशेबल विथ फाइन। कंपनी को फाइन लगेगा, कितना? शाल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। कंपनी को सिर्फ फाइन लगेगा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को जेल में नहीं डाला जा सकता, इसीलिए कंपनी पे सिर्फ और सिर्फ फाइन लगेगा। वही कंपनी के जो ऑफिसर्स है उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है, उनको जेल में भी डाला जा सकता है, या दोनों भी पनिशमेंट हो सकती है। एंड देखो कंपनी के ऊपर फाइन है, एंड एवरी ऑफिसर who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months। अगर कोई ऑफिसर है जिसने ये डिफॉल्ट किया है, उसको नॉट लेस देन 6 मंथ और अप टू 6 मंथ मतलब 6 महीने तक की जेल हो सकती है। 6 महीने तक, विच में एक्सटेंड टू मतलब 6 महीने तक, 1 महीना 2 महीना 4 महीने, पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और है, देखो यहाँ पर एंड था, यहाँ पर और लिखा है, विथ फाइन विच में शॉल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज और विथ बोथ। मतलब ऑफिसर को एक तो सिर्फ फाइन होगी, या तो सिर्फ जेल होगी, या दोनों भी हो सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिखना चाहूँ तो punishment for company and for officer। कंपनी के लिए कितनी पनिशमेंट है मैम? फाइन है 1 लाख टू 5 लाख, और ऑफिसर को सेम 1 लाख टू 5 लाख। मैम जेल, कंपनी को जेल नहीं हो सकती, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसको आप जेल में नहीं डाल सकते।
और यहाँ पर अप टू 6 मंथ। ऑफिसर को जेल हो सकती है 6 महीने तक की। ये लिख लेना, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53। अगर आप सेक्शन 53 को कॉन्ट्रावेन करते हो तो आपको ये पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, आई होप आपने ये सब लिख लिया। नो शेयर कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, अभी हमने जो पढ़ा वही है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, इसका मतलब क्या है? अब देखो मैं आपको ये समझा देती हूँ पहले। समटाइम्स क्या होता है, हमने देखा था कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जनरल पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है। क्या करती है? सब्सक्राइब करती है। अब सब्सक्राइब के केस में भी हमने देखा था कि सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, ओवर सब्सक्राइब्ड हो सकता है। अब ओवर सब्सक्राइब के केस में भी हमने दो चीजें देखी थी, एक तो प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट करेगी कंपनी, या तो कंपनी एक्सेस सब्सक्रिप्शन को रिफंड कर देगी। अब रिफंड करेगी तो सीधा सीधा अमाउंट वापस हो जाएगा, बट अगर प्रोराटा बेसिस है तो प्रोराटा बेसिस के अंदर कंपनी के पास एक्सेस मनी आएगा, कंपनी के पास एक्सेस मनी रिसीव हो जाएगा। एक्सेस मनी, ये मनी जो कंपनी के पास आएगा तो कंपनी क्या करेगी? बचा हुआ पैसा अलॉटमेंट के इसके अंदर एडजस्ट करेगी। मैम समझ में नहीं आया, देखो कंपनी ने इशू किए शेयर्स 10,000, ध्यान देना 10,000 शेयर्स इशू किए एट ₹10 ईच, ठीक है। और एप्लीकेशन पे कंपनी ने मंगाए ₹2। एप्लीकेशन मनी कितना था? कंपनी ने मंगाए ₹2। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आए, कंपनी के पास एप्लीकेशन आए 15,000 शेयर्स के। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी ने 10,000 इशू किए, कंपनी बहुत फेमस थी, लोगों को बहुत पसंद आई, तो उसके लिए एप्लीकेशन आ गए कंपनी के शेयर्स के लिए 15,000 के। अब कंपनी ने क्या सोचा कि 15,000 शेयर तो मैं इशू नहीं कर सकता, बट मुझे रिफंड भी नहीं करना है, तो कंपनी ने क्या किया? रिफंड न करते हुए, रिफंड नहीं किया, प्रो राटा अलॉटमेंट किया, प्रो राटा अलॉटमेंट किया। और एक्सेस मनी जो रिसीव हुआ वो एडजस्ट किया अलॉटमेंट के अंदर, अलॉटमेंट मनी के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया। एप्लीकेशन ₹2 था और सपोज अलॉटमेंट था ₹3, ठीक है। अब आगे देखो, 15,000 थे, कंपनी ने 15,000, 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे और 15,000 के लिए एप्लीकेशन आया। अब शेयर कैपिटल तो 10,000 का ही रहेगा, शेयर कैपिटल तो 10,000 का ही रहेगा। फिर मैम जो एक्सेस 5,000 का एप्लीकेशन आया, ये जो एप्लीकेशन मनी आया आपका, कितना आया एप्लीकेशन मनी? 15,000 इंटू 2, 30,000 का एप्लीकेशन मनी आया। पर मुझे एप्लीकेशन मनी चाहिए था 10,000 इंटू 2, 20,000 चाहिए था। अब ये जो एक्सेस 10,000 आया है, इसका क्या करना है? तो सुनो, ये जो एक्सेस 10,000 है, इसको कंपनी क्या करती है? इसको प्रो राटा बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट के टाइम इसको एडजस्ट करती है। जैसे कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम ₹3 मंगवाए पर शेयर और शेयर इशू किए 10,000, तो कंपनी क्या करेंगी? 10,000 के लिए इंटू 3 कितने चाहिए कंपनी को? 30,000 चाहिए। तो ये 30,000 में पहले कंपनी ये जो एक्सेस अमाउंट रिसीव किया है इसको एडजस्ट करेगी और फिर बचा हुआ अमाउंट ये जो है ये कॉल करेगी।
फॉर अलॉटमेंट। मतलब मैम 10,000 एडजस्ट कर लिए, यानी 1 रुपीज पर शेयर एडजस्ट हो गया, और अलॉटमेंट को जहां कंपनी को 3 मंगवाने थे तो अब कंपनी वहां पर 2 ही मंगवाएगी। देखो ये एग्जाम्पल मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई डाउट है तो जब हम इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि कंपनी के पास जो एक्सेस एप्लीकेशन आए, वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी ने क्या किया, जब अलॉटमेंट मनी कंपनी को डिमांड करना है उसमें उसने एक्सेस मनी एडजस्ट किया, और फिर बचा हुआ कितना बचा, 20,000। कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स, यानी कितना कॉल करना पड़ेगा, 2 रुपीज पर शेयर कंपनी को अलॉटमेंट पे कॉल करना पड़ेगा। कंपनी की पॉलिसी थी 3 रुपए कॉल करने की, बट 10,000 ऑलरेडी कंपनी के पास जमा हो गए थे। एक्सेस अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया था, तो कंपनी ने क्या किया, उसको एडजस्ट किया फॉर अलॉटमेंट मनी। देखो वही लिखा है यहाँ पर, allotment of excess money towards the amount due on allotment and calls। वैसे ही अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल पे भी कंपनी एडजस्ट कर सकती है। समटाइम्स ये आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपको थ्योरी लिखा हुआ है, एग्जाम में ऐसा कुछ पूछने वाले नहीं है। क्या लिखा है देखो, समटाइम्स कंपनी मे नॉट अलॉट ऑल द शेयर्स फॉर विच एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड। मतलब 15,000 एप्लीकेशन आए थे, पर कंपनी 15 के 15 इशू कर सकती है क्या, नहीं, कंपनी को 10,000 ही इशू करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट इज आइदर मेड ऑफ लेस नंबर ऑफ शेयर्स और ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा यानी जिसने 5 शेयर डिमांड किए उसको 4 शेयर, इस तरीके से प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। अब उसके लिए पूरा टर्म्स लगते हैं, पूरे कंडीशन लगते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट हम आगे इलस्ट्रेशन में और अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if a company offered 1 crore shares of 10 each, but application for 2 crore were received by company। कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इशू किए थे, बट एप्लीकेशन आया कंपनी के पास 2 करोड़ शेयर का, यानी डबल कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया। The director send letters of regret to applicants of 50 lakhs share and applicants of 1 lakh 50 lakh shares, 1 crore 50 lakh shares allotted the 1 lakh शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। क्या किया, कंपनी के पास 2 करोड़ शेयर का एप्लीकेशन आया, उसमें से 50 लाख के शेयर्स कंपनी ने वापस कर दिए, मतलब रिग्रेट लेटर दे दिया एप्लीकेंट को कि सॉरी हमारे पास इतने शेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको अलॉट नहीं कर सकते। बट जो ओवर सब्सक्राइब रिमेनिंग 50 लाख शेयर्स है, उस केस में क्या किया, मतलब जो 1.5 लाख हो रहा था, ये 2 करोड़ के शेयर्स थे, उसमें से 50 लाख के शेयर्स तो आपने रिफंड कर दिए, तो ये 1.5 करोड़ जो आपको एप्लीकेंट आया, तो ये 1.5 करोड़ को आपने कितने शेयर इशू किए, 1 करोड़। मतलब कितने इशू किए होंगे बताओ मुझे, कंपनी के पास तो 1 करोड़ ही शेयर थे, पर कंपनी ने इशू किए 1 करोड़ 50 लाख, मतलब 1 करोड़ 50 लाख शेयर है कंपनी के पास, और कंपनी के पास, आई होप आपके पास कैलसी है, कैलसी लेके बैठना, हम अकाउंट्स के लेक्चर में बैठे हुए। 1,50,000 शेयर, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख एप्लीकेशन आया मेरे पास में, और मेरे पास में 1 लाख ही शेयर है, तो मुझे बताओ मैं एक एप्लीकेंट को कितने शेयर इशू करूंगी। ये आपके लिए होमवर्क, कि कंपनी को एक शेयर अप्लाई किया, 1 करोड़ शेयर्स थे, 1.5 करोड़ कंपनी को, 1.5 शेयर कंपनी को अलॉट करना है। ये एप्लीकेंट है, पर कंपनी के पास इतने ही शेयर्स है, तो ये शेयर्स इतने लोगों में बांटने के, तो एक शेयर के बदले कंपनी कितने शेयर देगी बताइए मुझे। 1 डिवाइडेड बाय 1.5। मैम 1 शेयर के बदले कंपनी देगी 0.67। तो देखो अगर 0.67 है, मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ करो, 1.5 करोड़ आता है कि नहीं, 1 शेयर, यानी एक शेयर जिसने डिमांड किया उसको मिलेंगे 1.67 शेयर्स।
एक शेयर के बदले मिलेगा 1.67 शेयर्स। ऐसे 1.5 करोड़ एप्लीकेंट को 1 करोड़ शेयर का अलॉटमेंट होगा। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोराटा। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है, इसीलिए ये आंसर पॉइंट में आया है आपका। अदरवाइज जब आपको एग्जाम्पल देंगे तो राउंड फिगर में आएगा। तो एक शेयर के एप्लीकेशन के लिए जहां पर एक शेयर डिमांड किया है, 1 शेयर डिमांडेड, उसको मिलेगा 0.67 शेयर। मैम पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या? हाँ होता है। अब डीमटेरियलाइज फॉर्म के अंदर अकाउंटिंग की जाती है। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन डीमटेरियलाइज फॉर्म में होता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, तो पॉइंट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसे कहेंगे प्रोराटा। तो 1.5 करोड़ एप्लीकेंट को मिल जाएंगे 1 करोड़ शेयर, मतलब एक शेयर के बदले उनको मिलेगा 0.67 शेयर। प्रोराटा अलॉटमेंट जिसे कहा जाता है। इन सच ए केस एप्लीकेशन मनी ऑफ 50 लाख 50 लाख शेयर का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है विल बी एडजस्टेड आइदर ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स। जैसे मैंने आपको बताया, अब देखो एक शेयर के बदले उसको शेयर होल्डर को कितना मिला? 0.67। 0.67 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.33। अब देखो एप्लीकेंट ने, सपोज अगर मैं यहां पर लू एप्लीकेशन मनी से ₹2, ₹2। अब एप्लीकेशन मनी तो जो शेयर होल्डर था उसने ₹2 पे किए, उसने एक शेयर के बदले ₹2 पे किए, बट उसको एक शेयर के बदले एक शेयर तो मिला ही नहीं। यानी ये जो ₹2 है, रुको ठीक से लिखेंगे हम, ये 1 शेयर के बदले है। एक शेयर के बदले कितना मिला? 0.67 शेयर मिला, बट एक शेयर के लिए उसने दिए कितने? ₹2। तो मुझे बताओ एक शेयर के ₹2 है, तो 0.67 के कितने होंगे? 0.67 के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 0.67 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी 1.34। इतना ही बनता है ना? अरे जितना बनेगा, एक शेयर के ₹2 है, तो मुझे तो 1.67 ही मिल रहा है। इसका मतलब कितना लायबल कितना हूं मैं पे करने का? 1.34। पर मैंने पे कितना कर दिया? ₹2 पे किए, तो 1.34 माइनस 2 अगर मैं करूं तो आता है 0.66। तो ये जो अमाउंट है ये है एक्सेस पेमेंट। एक्सेस पेमेंट देखो फिर से बता रही हूँ, आपके पास थे आपके पास थे 1 करोड़ शेयर, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था 1.5 करोड़ शेयर एप्लीकेशन के अंदर। आपके पास है इतने ही, आप अलॉट करोगे इतने ही, बट आपके पास पेमेंट आया है इतने शेयर्स का। तो देखो मैंने पर शेयर किया कि आपके पास ₹2 आए एप्लीकेशन के, बट आपने अलॉट कितने किए? सिर्फ 0.67 पर शेयर आपने अलॉट किया है। एक शेयर के बदले आपने 0.67 दिया, तो पेमेंट भी आप एप्लीकेशन पे कितना लोगे? जितना आपने शेयर इशू किया, तो इतना ही पेमेंट ऑन एप्लीकेशन मिलेगा। तो ये बचा हुआ जो आपको एप्लीकेंट ने दिया वो एक्सेस मनी पर शेयर है। तो ये जो एक्सेस पेमेंट है ये आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट में। ये आप कहाँ एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट में। और ये शेयर्स तो कभी आएंगे ही नहीं, बस 0.67 आएगा। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में, थोड़ा सा टिप क्रिटिकल है ये समझने के लिए, बट जैसे जैसे हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। एब्सोल्युटली डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पर जितना समझ में आए उतना ठीक है, इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो और आइडिया क्लियर होते जाएगा। क्या लिखा है देखो, इफ देयर इज अ स्टिल सरप्लस मनी आफ्टर एडजस्टिंग अलॉटमेंट, समटाइम्स अलॉटमेंट मनी ₹1 ही है,
पर आपके पास ऑलरेडी आपने 2 रुपए एक्सेस कमा लिए, यानी और आपके पास सरप्लस बचा हुआ ही है, एप्लीकेशन पे आया हुआ सरप्लस मनी अभी भी आपके पास में है, एंड कॉल मनी ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, इट विल बी रिफंडेड इन कैश। अगर एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास एक्सेस मनी रह जाता है तो आप क्या करोगे, उस मनी को रिफंड कर दोगे इन कैश। ठीक है, इन कैश हाईलाइटेड है, इन कैश आप क्या करोगे, उनको रिफंड कर दोगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया कि मैंने क्या पढ़ाया है। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला तो सिर्फ आपके समझने के लिए था। ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये जो ऊपर का पैराग्राफ है ये आपको मार्क करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट नंबर 3 आपको ध्यान रखना है। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या लिखा है देखो, बी लिमिटेड इशू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10। देखो बी लिमिटेड ने क्या किया, 2000 शेयर्स इशू किए एट 100 ईच विथ अ प्रीमियम ऑफ 10। 10 प्रीमियम काय पे रहेगा, इशू प्राइस पे। देखो हमको पहले से ही आदत है कि हम क्या करेंगे, छोटी छोटी चीजों को जैसे जैसे लिखते आएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। पहले तो आपका हमेशा रॉ डेटा क्लियर चाहिए। इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, चलो पहले ना रॉ डेटा लिख लेते हैं, बाद में बनाएंगे। इशूड कैपिटल कितना, 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, प्रीमियम कितना एट 10%। 10% किसका, 100 का 10%। तो प्रीमियम कितना आया, 100 इंटू 10% इज इक्वल टू ₹10। तो टोटल हो गया 110 में आपने क्या किया, इशू किया, तो इशू प्राइस कितनी हो गई, 110। एक स्टेटमेंट पे से इतना समझ में आया। आगे देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि कब कैसा पैसा मंगाएगी कंपनी। ऑन एप्लीकेशन ₹20। और देखो यहाँ पर ना डेट दी गई है, डेट दी है तो ध्यान से देखना, शायद सामने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिया हो इसीलिए यहाँ पर डेट दी गई है। ऑन एप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन 1 जून 2014। लिखते चलेंगे, 1 अप्रैल को मंगाया अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट कितना, ₹20। सॉरी, ये यहां पर आएगा एप्लीकेशन मनी, फिर आएगा आपका अलॉटमेंट मनी। अब देखो वहां लिखा है अलॉटमेंट मनी के टाइम पे ये है ₹40, बट यहां पर लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये ध्यान में रखना है क्योंकि जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो प्रीमियम की एंट्री अलग करनी पड़ती है, प्रीमियम को हमको अलग अकाउंट में क्लासिफाई करना पड़ता है। तो याद रखना कि प्रीमियम कहाँ दिया है, और हमने प्रीमियम का अमाउंट ऊपर ही निकाला है, कितना है 10, और 40 में से 10 अगर प्रीमियम का है इसका मतलब ₹30 फॉर अलॉटमेंट एंड प्रीमियम के ₹10। ऐसा आपको 40 का बाइफर्गेशन दिया है। डेट क्या है, ये था 1 अप्रैल 2014, ये था 1 जून 2014, ये था 1 जून 2014। डेट लिखते चलो, ध्यान देते चलो क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिया होगा। नेक्स्ट, ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कब किया कंपनी ने, ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल किया ₹30 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल किया 1 अगस्त ₹20। 1 जुलाई यहां किया फर्स्ट कॉल ₹30 एंड 1 अगस्त को किया
फाइनल कॉल ₹20। टोटल करके देखो 100 हो रही है क्या? 110 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 40 + 20 60, 70 80 90 20 100 एंड 110 ये टोटल हो रहा है 1 जुलाई एंड 1 अगस्त। फिर से डेट चेक कर लू मैं एक बार। यस 1 जुलाई एंड 1 अगस्त। अब आगे क्या लिखा है देखो। पहले जब तक कि आप ये डेटा नहीं बनाओगे ना तब तक के आपको समझ में नहीं आएगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे करना है या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। क्या लिखा है देखो आगे। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 1800 शेयर्स। कितना एप्लीकेशन आया? ओनली फॉर 1800 शेयर। इशू कितना किया था? 2000 शेयर, पर एप्लीकेशन ओनली फॉर 1800 शेयर। एंड डायरेक्टर मेड अलॉटमेंट इन फुल। और कंपनी के डायरेक्टर ने क्या किया? 1800 के 1800 शेयर अलॉट कर दिए। ऑलरेडी 2000 इशू किए थे, 18,000 के लिए एप्लीकेशन है तो कंपनी तो पूरा अलॉटमेंट करेगी। अब यहाँ पर आपको वो नहीं देखना है कि सब्सक्रिप्शन 90% के अबव है क्या, या कंपनी ने लीगलिटी फुलफिल की या नहीं की। ये सब आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप सॉल्व करेंगे। वन शेयर होल्डर टू whom 40 shares were allotted paid the entire balance on his shareholding with allotment money। क्या लिखा है कि एक शेयर होल्डर है जिसको 40 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे। उसने क्या किया? जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी डिमांड करी थी, देखो स्टेटमेंट समझ के लो। स्टेटमेंट अगर गलत तरीके से इंटरप्रेट किया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या लिखा है? जिसको 40 शेयर्स अलॉट किए थे उसने पेड किया एंटायर बैलेंस। एंटायर बैलेंस यानी पूरा की पूरा 110 रुपीज जो थे वो पूरे की पूरे 110 - 20 ऑन एप्लीकेशन, यानी बचे हुए जो 90 रुपीज थे ये 90 टोटल में इन टोटल उसने पे कर दिया। पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग विथ अलॉटमेंट मनी। विथ अलॉटमेंट मनी बोला इसीलिए मैंने एप्लीकेशन के 20 माइनस कर दिए, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे तो उसने जितने डिमांड किए उतने ही किए पे, पर जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी डिमांड की 40 रुपीज की, ये 40 रुपीज पे करते टाइम उसने सिर्फ 40 पे नहीं किए तो पूरा के पूरा 90 रुपीज पे कर दिया। यानी कंपनी ने डिमांड करने के पहले उसने पेमेंट कर दिया, यानी उसने एडवांस में पेमेंट कर दिया। इसका मतलब कंपनी को एडवांस मनी के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो अमाउंट अलग अकाउंट के अंदर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट another shareholder did not pay allotment and first call money on his 60 shares। बट एक शेयर होल्डर ऐसा था, ये फर्स्ट शेयर होल्डर सपोज ए था जिसने पूरा की पूरा एडवांस में पे कर दिया, और एक बी नाम का शेयर होल्डर था जिसने क्या किया? कंपनी ने जब अलॉटमेंट मांगा ना, अलॉटमेंट मनी, तब भी पे नहीं किया, और जब फर्स्ट कॉल मांगा तब भी पे नहीं किया। यानी कॉल्स इन अरियर्स। कंपनी ने डिमांड कर दी बट उसने पे नहीं किए। कितने शेयर्स पे? 60 शेयर्स पे उसने पे नहीं किया। क्या क्या? एक अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और एक फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। बट विच ही पेड विथ फाइनल कॉल। जब डिमांड किया तब तो पे नहीं किया, बट जब फाइनल कॉल ऑन 1 अगस्त कंपनी ने जब फाइनल कॉल डिमांड किया तब उसने बचे हुए सारे पैसे भी दे दिए, अलॉटमेंट के भी दे दिए और फर्स्ट कॉल के भी पैसे दे दिए। ठीक है, इसका मतलब हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉल्स इन अरियर्स पे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड एट 5% पर एनम ऑन कॉल्स इन अरियर्स। जब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है आफ्टर डिमांड तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और कितने परसेंट से पे करेगा वो? 5% से। कंपनी रिसीव कर रही यानी शेयर होल्डर पे कर रहा, कितना पे करेगा? 5% पे करेगा शेयर होल्डर ऑन कॉल्स इन अरियर्स। वही पे कंपनी को पे करना है तो कंपनी पे करेगी 6% ऑन कॉल्स इन एडवांस। कंपनी के पास जो एक्सेस मनी आया है उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी एट 6% पर एनम है, और हमारे पास मनी देखो मंथली आया है एडवांस में।
एज पर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। रिक्वायर्ड, अब हमको क्वेश्चन दिया है, ये तो सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अगस्त 2014। कब तक का कैलकुलेट करने बोला है? 1 अगस्त तक का, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर इंटरेस्ट का रेट लिख लू मैं एक बार। कॉल्स इन अरियर्स, इसके ऊपर कंपनी रिसीव करेगी 5% से इंटरेस्ट, एंड कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी कितना पे करेगी? कंपनी पे करेगी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। चलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई भी डाउट है, डायरेक्टली आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। अब देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे तो आपको एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज ऑन 1800 शेयर्स आपको ऑन टाइम मिल गया, तो आपको कोई भी एडवांस में नहीं मिला या कोई कॉल्स इन अरियर्स नहीं हुए। बट अलॉटमेंट मनी के टाइम पे क्या हुआ? अलॉटमेंट मनी के टाइम पे दो बातें हुई। अब देखो, पहले ना हम कैलकुलेट करेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस को हम कैलकुलेट करते हैं। कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट एट 6% कंपनी को पे करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, कॉल्स इन एडवांस के टाइम पे कितने शेयर्स थे जिसके ऊपर उसने एक्सेस मनी पे किया? 40 शेयर्स। 40 shares were allotted and paid the entire balance on his shareholding with allotment money। 40 शेयर्स के ऊपर देखो, अलॉटमेंट मनी के ऊपर एडवांस पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट मनी के साथ किया। यानी अलॉटमेंट मनी कब डिमांड की थी? 1 जून को। तो 1 जून को अलॉटमेंट मनी तो पे कर दिया उसने 40 रुपीज, ये एडवांस में पे नहीं किया। उसने क्या किया, ये अलॉटमेंट मनी के साथ साथ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी पे कर दिया। यानी अलॉटमेंट मनी तो एडवांस में नहीं है, एडवांस में क्या पे किया? फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। कितना? ₹30 एंड ₹20। अब देखो क्या लिखा है, फर्स्ट कॉल 1 जुलाई को डिमांड किया था, बट पेमेंट कब किया? 1 जून को किया। अब मैं ना इसको नाम दे देती हूँ, सपोज राजू नाम है, ये राजू है। ये राजू ने क्या किया, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी डिमांड करी थी, कब करी थी? 1 जून को अलॉटमेंट मनी डिमांड की थी। इसने क्या किया, ये अलॉटमेंट मनी 40 के साथ साथ फर्स्ट कॉल जो डिमांड किया, 1 मिनट, 1 जुलाई को डिमांड किया था, वो उसने 1 जून को ही पे कर दिया। कितना? 30 रुपीज। 30 है ना, 30 रुपीज। यानी इसने क्या किया, फर्स्ट कॉल 1 मंथ बिफोर, 1 जून से 1 जुलाई, यानी 1 महीने के लिए 30 रुपीज एडवांस में पे कर दिए। क्या किया राजू ने, क्या किया, 40 शेयर्स के ऊपर, अगर मैं यहां लिखूं फर्स्ट कॉल, तो उसने क्या किया, हमको निकालने बोला है अप टू अगस्त। क्वेश्चन में लिखा है देखो, 1 अगस्त तक का कैलकुलेशन करना है। 1 अगस्त तक का कैलकुलेशन हमको करना है। यानी राजू ने क्या किया, ये जो 30 रुपीज है, ये 2 मंथ पहले ही उसने पेमेंट कर दिया। डिमांड कब की थी? 1 महीना पहले पेमेंट कर दिया। किसका? फर्स्ट कॉल का। डिमांड कब की थी? 1 जुलाई को, बट पेमेंट कब किया उसने? 1 जून को। यानी 40 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज 30 उसने क्या किया, 1 मंथ के लिए एडवांस में पे कर दिया। 1 मंथ के लिए। डिमांड कब किया?
1 जुलाई को, उसने पेमेंट कब किया? 1 जून को, यानी 1 महीना पहले ही पेमेंट कर दिया, तो उसको 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%। नेक्स्ट, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल डिमांड किया था 1 अगस्त को। देखो लिखा है 1 अगस्त को किया था, कितना? ₹20। पर ये जो फाइनल कॉल है ये भी राजू ने पेमेंट कर दिया अलॉटमेंट के टाइम ही, यानी डिमांड की थी 1 अगस्त को, बट उसने पेमेंट कर दिया 1 जून को, यानी 2 महीने पहले ही उसने पेमेंट कर दिया। किसका? फाइनल कॉल का। डिमांड कब की? 1 अगस्त को। पेमेंट कब किया? 1 जून को, यानी 2 मंथ्स बिफोर ही उसने पेमेंट कर दिया। तो 2 महीने पहले एडवांस में पेमेंट किया तो उसको 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना आएगा फाइनल कॉल पे? शेयर होल्डिंग तो सेम है, 40 के 40 शेयर्स ही रहेंगे। डिमांड कितनी थी हमारी? ₹20। फाइनल कॉल के कितने? ₹20। बट अब इसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 2 महीने का। कितने महीने का? 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%। समझ में आया क्या आपको? चलो कैलकुलेट करो। कैलसी आपके पास है 40 शेयर्स इंटू 30 पर शेयर इंटू 1 मंथ का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6%। कितना आ रहा है मैम? ये आ रहा है ₹6। नेक्स्ट, 40 शेयर्स इंटू 20 पर शेयर्स फॉर 2 मंथ, 2/12 इंटू 6%। ये आ रहा है आपका 7.999, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिख लेती हूँ 8। तो एडवांस इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन एडवांस कितना है बोलो? ₹14। देखो फिर से समझाती हूँ आपको। ये जो राजू था ना, ये हमने एग्जाम्पल के लिए राजू लिया। एक शेयर होल्डर था जिसको 40 शेयर्स अलॉट किए थे। कितने? 40 शेयर्स। ये शेयर होल्डर ने क्या किया? जब एप्लीकेशन मनी डिमांड किया था तब एप्लीकेशन पूरा पे कर दिया। अलॉटमेंट के जब 40 उसको मांगे थे, ये 40, तो अलॉटमेंट मनी तो उसने जब मांगा 1 जून तभी पे किया, एडवांस में पेमेंट नहीं किया। बट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल क्या किया? अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। यानी हमने डिमांड तो बाद में की पर उसने पेमेंट पहले ही कर दिया। अब पहले ही पेमेंट कर दिया तो बट ऑब्वियस है आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब अलॉटमेंट के साथ में उसने ₹30 फॉर फर्स्ट कॉल एंड ₹20 फॉर फाइनल कॉल दे दिया। ठीक है, अब हमको ये देखना है, ये तो समझ गया कि मैम अलॉटमेंट के टाइम उसने एडवांस पेमेंट कर दिया। एडवांस पेमेंट का अमाउंट तो समझ गया, ₹30 एंड ₹20। बट मैम पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्या? तो नहीं, आप डिमांड करोगे उसके पहले तक अगर आपके पास पैसे आ गए तो तब तक का ही इंटरेस्ट चार्ज करोगे। मतलब 1 जून को कंपनी ने डिमांड किया तो 1 जून के बाद तो ड्यू हो गई ना अमाउंट। अब अमाउंट ड्यू हो गई तो आगे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, पर अमाउंट ड्यू होने के पहले अगर आपने पेमेंट रिसीव कर लिया तो वो जो पहले से अमाउंट ड्यू होने तक की जो डेट है वहां तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू कब हो रही है? 1 जुलाई को, और पेमेंट कब रिसीव हो गया? 1 जून को, यानी 1 मंथ बिफोर आपको अमाउंट रिसीव हो गई, तो 1 ही महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही फाइनल कॉल कब डिमांड किया? 1 अगस्त को, बट रिसीव कब हुआ आपको पैसा? 1 जून को, यानी 2 मंथ्स बिफोर आपको मिला, तो 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी ये देखो कि डेट क्या है, कौन से डेट को अमाउंट ड्यू हो रही है, तो उसके पहले अगर रिसीव हुआ है तो 1 मंथ पहले रिसीव हुआ तो 1 मंथ का इंटरेस्ट, 2 मंथ बिफोर रिसीव हुआ तो 2 मंथ का इंटरेस्ट, दोनों को सेम इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फर्स्ट कॉल डिमांड की थी 1 जुलाई को और रिसीव हुआ था 1 जून को, तो 1 ही महीने का इंटरेस्ट आएगा। फाइनल कॉल डिमांड किया था 1 अगस्त को, बट रिसीव हुआ कब? 1 जून को, तो 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा।
और भी कोई प्रॉब्लम रहा तो पूछना है। आई होप आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ गया कि कैसे यहाँ पर 1 मंथ आया है और कहाँ कैसे यहाँ पर 2 मंथ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। अब हमको निकालना है कॉल्स इन अरियर्स। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब यहां लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, अब कॉल्स इन अरियर्स के लिए क्या दिखा है? क्या लिखा है देखो, another shareholder did not pay allotment and first call money on his 60 shares but which he paid with the final call। फाइनल कॉल जब डिमांड किया था ना तब उसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी पे कर दिया, बट जब डिमांड की थी तब पे नहीं किया। कितने शेयर्स पे? 60 शेयर्स पे। देखो अलॉटमेंट, अब इसने एप्लीकेशन के टाइम पे यहाँ पर राजू और यहाँ पर ले लेंगे काजू। काजल नाम होता है ना, काजल का शॉर्ट में काजू। काजू ने क्या किया, 60 शेयर्स थे, ये 60 शेयर्स पे नहीं किया। क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी। अलॉटमेंट मनी कितना था? 40। फर्स्ट कॉल कितना था? 30। अब देखो अलॉटमेंट मनी कब डिमांड किया था कंपनी ने? अलॉटमेंट मनी डिमांड किया था 1 जून को, और पेमेंट कब तक किया काजू ने? 1 अगस्त को। बोला ना फाइनल कॉल के साथ में पेमेंट किया करके, तो पेमेंट कब किया उसने? फाइनल कॉल के टाइम पे 1 अगस्त को पेमेंट किया, बट अमाउंट ड्यू कब हुई थी? 1 जून को ड्यू हुई थी। यानी कितने मंथ्स डिले पेमेंट किया? 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, यानी फॉर जून एंड जुलाई। अगस्त की 1 तारीख को तो दे दिया उसने, तो 2 महीने के लिए उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। अलॉटमेंट मनी 40 शेयर्स, सॉरी ये अमाउंट है, और ये 40 शेयर्स नहीं, सॉरी 60 शेयर्स है। ऐसा करेंगे, रुको, 60 शेयर्स के ऊपर पे नहीं किया 40 रुपीज अलॉटमेंट के, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, 2/12 करना हमेशा, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, और फर्स्ट कॉल मनी अगेन 60 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल मनी कंपनी ने कब डिमांड की थी? फर्स्ट कॉल डिमांड किया था 1 जुलाई को, 1 जुलाई को डिमांड किया था, बट पेमेंट कब किया काजू ने? पेमेंट किया 1 अगस्त को। अगेन 1 मंथ डिले पेमेंट किया, 1 मंथ लेट पेमेंट किया। कितना? 60 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज के हिसाब से 1 मंथ डिले कर दिया काजू ने पेमेंट करना। 1 मंथ डिले कर दिया, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा कितना? एट द रेट ऑफ 5%। काजू को जो डिले पेमेंट कर रही है वो, उसके ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा? अलॉन्ग विथ मनी जो उसका ड्यू हुआ था, उसके साथ साथ में उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। करो कैलकुलेट, 60 शेयर्स इंटू 40 पर शेयर इंटू 2/12 इंटू 5%, कितना आ रहा है? ये आ रहा है ₹20। और 60 शेयर्स इंटू 30 पर शेयर इंटू 1/12 फॉर 1 मंथ इंटू 5%, ये आ रहा है 7.5। कितना हो रहा है टोटल? 27.5। ये हो गया आपका
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई डाउट होगा। लिख लीजिए, आई विल गिव यू टाइम। आपको ड्यू डेट से कैलकुलेट करना है और आपको डेट दी गई है कब तक कैलकुलेट करना है। ठीक है, लिख लीजिए पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, डन। राजू और काजू ये एग्जाम्पल के लिए लिखे थे, एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना नहीं है। ये भी टोटल इंटरेस्ट आपका, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए, अगर नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट निकाल लो या लेक्चर को पॉज करके लिख लो, पर मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी डाउट होगा इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या लिखा है देखो, ए लिमिटेड कंपनी, अलिमिटेड कंपनी, ए लिमिटेड कंपनी नहीं है, a limited company was registered with a capital of 5 lakh in shares of 100 each। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ना रुपीज लिखा है, रुपीज 5 लाख, यानी 5 लाख का शेयर कैपिटल है ऑफ 100 ईच, यानी ये 5 लाख का जो कैपिटल है आपका ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी आपका कितना हुआ 5000 शेयर्स। और ये है आपका रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल है ये आपका, यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल नहीं है। आगे एंड इशूड कैपिटल दिया है, कितना है इशूड कैपिटल 2000 शेयर, 2000 सच शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। कंपनी ने क्या किया 2000 शेयर आउट ऑफ द रजिस्टर्ड कैपिटल, 5000 का जो रजिस्टर्ड कैपिटल था उसमें से 2000 शेयर इशू किए। कैसे इशू किए? ₹20 पर प्रीमियम, एट अ प्रीमियम ऑफ 20, यानी आपकी इशू प्राइस कितनी हो गई। अब मैं स्पेशली रॉ डेटा नहीं बनाऊंगी, अब आपको आने लगा है वो इशू प्राइस 100 रुपीज, उसकी फेस वैल्यू प्लस 20 का प्रीमियम, कितना हो गया 120। ठीक है, पेबल 20 पर ऑन एप्लीकेशन। अब मैं यहीं पे बता दूं आपको या लिखूं? चलो लिख ही लेते हैं, यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या बोला, इश्यू प्राइस कितनी है 100 प्लस 20 प्रीमियम के, टोटल हो गए 120। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितना मिलेगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन पे कितना मिल रहा है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक सामने रखिए। एप्लीकेशन पे है 20 पर शेयर, पेबल 20 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 50 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगेन 20 रुपीज अगर प्रीमियम के है तो अलॉटमेंट मनी कितना है 30 रुपीज। 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 months लेटर, 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल विच इज मेड 3 months लेटर, 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल किया। ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन, देखो फाइनल कॉल मनी लिखा नहीं है कि कब लिखा, कब डिमांड किया या कब मिला, लिख लिया कि फर्स्ट कॉल 3 महीने बाद मिलेगा। पहले हम हमारे इसमें लिख ले कि एप्लीकेशन में कितना मिला 20,
अलॉटमेंट में मिले हमको 34 अलॉटमेंट प्लस 20 प्रीमियम के, ऐसे हमको मिले हैं 50 रुपीज। और आपको मिले हैं, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैं टेक्स्ट बुक में देख पा रही हूँ 20 शेयर्स, ₹20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल पर मिले 20। तो मुझे बताओ फाइनल कॉल के लिए कितनी अमाउंट हो सकती है? 30 प्लस 20 50, 60 70 80 90, और हमको चाहिए 120 यानी 30 रुपीज। ये अभी तक कंपनी ने डिमांड नहीं की है, इसीलिए अभी हम इसको लेंगे नहीं। बट फाइनल कॉल हो सकता है कंपनी फाइनल कॉल को 2 कॉल में डिवाइड कर दे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसीलिए अभी हम इसकी जर्नल एंट्री भी नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने निकाल के रखा कि फाइनल कॉल अमाउंट कितना बचा हुआ है। ठीक है, हमको ये पता चल गया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात की है क्या? क्योंकि 3 मंथ्स लेटर लिखा है वहां पे, कहीं तो पर डेट नहीं दी है कहीं पर भी। आगे क्या लिखा है? ऑल द मनी पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड। क्या हुआ? जब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी डिमांड किया था, एप्लीकेशन तो बट ऑब्वियस है स्टार्टिंग में ही आ गया होगा, तभी आपको समझा कि कितने शेयर सब्सक्राइब हुए। अलॉटमेंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, अलॉटमेंट के टाइम पे भी सारा पैसा जितना डिमांड किया उतना आ गया। बट क्या लिखा? बट व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड, बट जब आपने फर्स्ट कॉल किया मनी के लिए, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 30 शेयर्स। एक शेयर होल्डर ने क्या किया? पूरा की पूरा बैलेंस यानी फाइनल कॉल भी उसने पे कर दिया। फर्स्ट कॉल के आपने जब 20 रुपीज डिमांड किए थे, तब उसने फाइनल कॉल के जो 30 रुपीज बचे हैं वो भी पे कर दिए, यानी एडवांस में मनी पे कर दिया। एक शेयर होल्डर जिसने 30 शेयर्स होल्ड करके रखे थे, उसने एडवांस मनी पे किया। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। एक शेयर होल्डर जिसने 30 शेयर्स होल्ड करके रखे थे, उसने पूरा की पूरा रिमेनिंग पेमेंट कर दिया, उसने फाइनल कॉल भी पे कर दी। बट वहीं पे दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी भी ड्यू होने के बाद पे नहीं की, यानी ये क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर्स। रिक्वायर्ड क्या है? जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। चलो बहुत इजी है, हमको आता है। पहले फॉर्मेट बनाएंगे, जल्दी से बुक पेन उठाओ और लिखो। अब देखो इसके अंदर ना हमारे पास कहीं पर भी उन्होंने कंपनी का नाम नहीं दिया है, तो हम कंपनी का नाम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। देखो फॉर्मेट की आदत रखो, फॉर्मेट अगर प्रॉपर लिखते रहोगे आप तो आप भूलोगे नहीं। अकाउंट के अंदर फॉर्मेट में आंसर लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हो गया। चलो ड्रॉ करेंगे हम फॉर्मेट। एक मिनट, चलिए आपका फॉर्मेट बन गया होगा। ठीक है, वेट फॉर 2 मिनट्स। चलिए फॉर्मेट बन गया आप लोगों का भी, इन द बुक्स ऑफ एंड जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे हम एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो हमने जैसा क्वेश्चन देखा, तो क्वेश्चन में देखो लिखा है कि 2000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, और कंपनी कहीं पर भी लिखा नहीं है कि ओवर सब्सक्राइब हुआ या अंडर सब्सक्राइब हुआ। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि कंपनी ने जितने इशू किए उतने सब्सक्राइब हुए। तो कितने सब्सक्राइब हुए? 2000 शेयर्स। ठीक है, 2000 शेयर्स के ऊपर कंपनी को मिला एप्लीकेशन मनी 20 पर शेयर। तो पहली जर्नल एंट्री करेंगे हम एप्लीकेशन मनी रिसीव की। पहले देखो सिर्फ एप्लीकेशन के केस में ही होता है कि पहले हम अमाउंट रिसीव की एंट्री करते हैं और फिर उसको शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, एक मिनट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इन ब्रैकेट बीइंग
application for 2000 shares were received. एप्लीकेशन मनी कितनी थी? कितनी? 2000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन रिसीव हुआ तो कितना आएगा? 40,000। और यहाँ पर भी 40,000 डेबिट क्रेडिट। ठीक है, आपने रूलिंग की होगी, मैं अननेसेसरी रूलिंग के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट, अब ये एप्लीकेशन मनी को आप ट्रांसफर करोगे किसको? शेयर कैपिटल अकाउंट को। करिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा की पूरा 40,000 40,000। नरेशन क्या लिखेंगे? ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट के टाइम पे हम क्या करते हैं? पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पास करते हैं और फिर वो अमाउंट हम रिसीव करते हैं। तो पहले ड्यू की एंट्री पास करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो, इसमें एक चीज और आएगी, क्या आएगी? शेयर प्रीमियम अकाउंट। हमने देखा है कि कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम भी डिमांड किया है और प्रीमियम का अमाउंट कैपिटल को ट्रांसफर नहीं होता, वो स्पेशल शेयर प्रीमियम अकाउंट के लिए जाता है या शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है। तो क्या लिखेंगे? टू शेयर प्रीमियम अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना रिसीव किया? 2000 शेयर पे 30 रुपीज फॉर शेयर कैपिटल एंड 20 रुपीज फॉर शेयर प्रीमियम। कैसे कैलकुलेट करोगे? बीइंग अमाउंट ड्यू बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2000 शेयर्स। कैलकुलेशन कैसा होगा? यहाँ पर पूरे 2000 शेयर्स के ऊपर 50 रुपीज, यहाँ पर शेयर कैपिटल आएगा 2000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज और प्रीमियम आएगा 2000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज। नहीं समझ में आया तब आदमी ने ये चीज लिख लेनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में भी अगर आपको नहीं आया, अगर आप ये साइड में कैलकुलेशन लिख लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। लिखो फिर अमाउंट कितनी आ रही है यहाँ पे? ये आएगा आपके 1 लाख रुपीज। इसको थोड़ा दूर कर लेंगे हम। ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आप प्रॉपरली लिख पाओ। यहाँ आएंगे ये 1 लाख रुपीज, 2000 इंटू 50 कितने हो रहा है? 1 लाख रुपीज। 2000 इंटू 30 ये हो रहा है आपके 60,000 और ये है आपके 40,000। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एलएफ ना फोलियो भी थोड़ा साइड में ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब अमाउंट रिसीव होगा तो क्वेश्चन में अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ लिखा है क्या? देखो तो कि अलॉटमेंट मनी पूरा रिसीव हो गया।
20 एप्लीकेशन का 20 आ गया, 50 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम and 20 per share on first call made 3 months later. All the money payable on application and allotment were duly received. allotment का पैसा भी पूरा मिल गया, तो पहले allotment की पूरी एंट्री कर देंगे, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे। allotment का पैसा भी पूरा रिसीव हो गया, तो एक ही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा पैसा? 1 लाख 1 लाख। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री जैसे अलॉटमेंट की थी करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? अगेन कैलकुलेशन लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल कितना रिसीव होना चाहिए? 20 रुपीज। कितना होगा? 40,000। लिख लो 40,000। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और you can write being amount due on first call। ठीक है, अब देखो, अब हमको लिखा है कि पूरा की पूरा पैसा हमको नहीं मिला है। अब क्वेश्चन वापस से रीड करेंगे, यहां तक तो हो गया। अब क्या लिखा है इन्होंने? वन शेयर होल्डर पेड एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 30 शेयर्स। जब फर्स्ट कॉल डिमांड किया था ना, तभी उसने पूरा पेमेंट कर दिया, यानी फाइनल कॉल का भी कर दिया। तो अमाउंट एडवांस मनी का रिसीव होगा, उसका एंट्री हम बाद में पास करेंगे। ठीक है, अमाउंट रिसीव हो गया यानी बैंक में एक्सेस अमाउंट आया है, तो बैंक की एंट्री करना पड़ेगा। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी जो 20 रुपीज मिलने वाला था, फर्स्ट कॉल के ऊपर 20 रुपीज है ना, तो वो 20 रुपीज जो आपको मिलने वाला था, वो किसने? एक शेयर होल्डर जिसने 100 शेयर होल्ड करके रखे थे, उसने पे नहीं किए। तो अब एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल की? फर्स्ट कॉल में अमाउंट रिसीव की एंट्री क्या होगी? एंट्री तो क्या होगी मैम? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो अब आपके पास बैंक में क्या हुआ, कुछ पैसा एडवांस में आया और कुछ पैसा आया ही नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, अपन नीचे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, तो वर्किंग नोट में बहुत इजी हो जाएगा। वर्किंग नोट कॉल्स इन एडवांस की बनाते हैं पहले। कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर्स। सिर्फ अमाउंट भी निकल गई ना, बस है। अब हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, देखो फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि एक शेयर होल्डर जिसने 30 शेयर्स होल्ड करके रखे, उसने एडवांस में पेमेंट कर दिया फाइनल कॉल का, और एक शेयर होल्डर जिसने 100 शेयर होल्ड करके रखे थे, उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया। यानी एडवांस कितने पे मिला? 30 शेयर्स के ऊपर। और कितना मिला? फाइनल कॉल का अमाउंट हमने निकाला था। अरे अरे क्या हो गया? हाँ, फाइनल कॉल का अमाउंट हमने निकाला था। कितना था फाइनल कॉल? ये 30 रुपीज एडवांस में पे कर दिए थे,
एक शेयर होल्डर ने, तो 30 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज उसने एडवांस में पे कर दिए। 30 शेयर्स यहाँ पे लिखू क्या मैं ब्रैकेट में फॉर फाइनल कॉल, क्योंकि अभी तक कंपनी ने ये डिमांड किया ही नहीं, फिर भी एक शेयर होल्डर ने क्या किया, एडवांस में पे कर दिया। कितने पे किया, 900 रुपीज एडवांस में पे कर दिया। वहीं पे एक शेयर होल्डर जिसने 100 शेयर्स होल्ड करके रखे थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी कितना था, 20 रुपीज फॉर फर्स्ट कॉल, ये उसने पे नहीं किया। कितना, 20 इंटू 100, 2000 रुपीज, ये पेमेंट नहीं किया। एक शेयर होल्डर ने ड्यू होने के बाद भी इतना पेमेंट नहीं किया। वही एक शेयर होल्डर जो 30 शेयर्स होल्ड करके रख रहा है, उसने पूरा पेमेंट कर दिया फाइनल कॉल के टाइम, सॉरी फर्स्ट कॉल के टाइम उसने पूरा की पूरा अमाउंट, यानी रिमेनिंग जो फाइनल कॉल का अमाउंट था वो भी पेमेंट कर दिया। यानी मेरे पास बैंक में क्या हुआ, ये अमाउंट रिसीव हो गई और ये अमाउंट पेंडिंग में चली गई। एडवांस पहले मिल गया और जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ठीक है मैम, समझ में आ गया, जर्नल एंट्री बताओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो बैंक में हम बाद में लिखेंगे कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ। हम पहले लिखते हैं टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आना चाहिए था, 40,000 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 40,000। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, 40,000, बट लेस कॉल्स इन अरियर्स। देखो फर्स्ट कॉल के ये 2,000 आए नहीं, मुझे 40,000 आने चाहिए थे, बट 2,000 आए नहीं है। यानी फर्स्ट कॉल के कितने पैसे रिसीव हुए मेरे को, सिर्फ 38,000 अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के 38,000 रुपीज ही मिले मुझे, मिलने चाहिए थे 40,000 पर 2,000 मिले नहीं है। तो देखो बैंक में कितने आएंगे वो तो बाद में लिखेंगे, बट शेयर फर्स्ट कॉल के कितने मिले, 38,000। और क्या मिला मुझे, मैम आपको ना जब आपने फर्स्ट कॉल डिमांड की थी ना, तब आपको ये एडवांस के 900 भी मिले थे, एडवांस मनी मिला था ना मुझे, तो वो लिखूंगी मैं। क्या मिला था मुझे बैंक में, टू कॉल, और आई कैन राइट कॉल पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। कितना मिला मुझे, 900। देखो फिर से, फर्स्ट कॉल का कितना था हमने निकाला ऊपर, 40,000 मिलना चाहिए था, 40,000 मिलना चाहिए था, बट बोला है कि फर्स्ट कॉल डिमांड करने के बाद एक शेयर होल्डर था जिसने 100 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। तो मुझे फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 38,000, और मुझे फर्स्ट कॉल के साथ में एक शेयर होल्डर ने 900 रुपीज एडवांस में पे कर दिए थे ऑन 30 शेयर्स, तो ये भी मुझे बैंक में रिसीव हुआ। तो ये मुझे टोटल बैंक में कितने पैसे मिले, मुझे मिले, एक मिनट रुको, यहाँ लिखना चाहिए था 38,000, यहाँ 900, एंड टोटल अमाउंट मुझे रिसीव हुआ बैंक में 38,900, 38,900 मुझे रिसीव हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे नरेशन पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग तो टोटल लिखना ही है कंपलसरी, बीइंग, अरे 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 बीइंग फर्स्ट कॉल ऑन 1900 शेयर्स। 1900 कैसे आए, 2,000 शेयर इश्यू किए थे, उसमें से 100 शेयर जो शेयर होल्डर ने जो 100 शेयर्स होल्ड करके रखे थे उसने पेमेंट नहीं किया। 19 शेयर्स एट ₹20 रिसीव्ड 20 पर शेयर एंड एडवांस
money on 30 shares of rupees 30 received। ठीक है, हो गया। फाइनल कॉल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, बट ये जो कॉल्स इन अरियर्स है, जो ये 2000 है, इसकी एंट्री भी तो बतानी पड़ेगी ना। ये तो कहीं पे हमने बताई नहीं। तो कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री, हमने फर्स्ट कॉल को डेबिट किया था। देखो फर्स्ट कॉल को कितने से डेबिट किया, 40,000 से। क्रेडिट कितने से हुआ, सिर्फ 38,000। ध्यान दो, फर्स्ट कॉल डेबिट किया था 40,000 से, बट क्रेडिट कितने पे हो रहा है, ओनली 38,000। ध्यान दो, 40,000 से आपने डेबिट किया था, क्रेडिट हुआ 38,000 से। तो और 2,000 से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगी उसकी, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, 2000, 2000। ठीक है, और नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी being first call money on 100 shares not received, or 100 shares is in arrears। ठीक है, ये वर्किंग नोट लिख लो पहले। लिख लिया, एक बार जर्नल एंट्रीज लिख लो, चेक कर लो। प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना है, रूलिंग करना है। ये रॉ डेटा हमने लिखा था। शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, प्रीमियम स्पेशल अकाउंट हमने देखा था कि प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा था हमने। अगर कहीं पर लिखना बच जाता है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो या लेक्चर को पॉज करके पूरा कर लो। चलिए ठीक है, कंप्लीट हो गया। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 देखना है या यहीं पे स्टॉप करते हैं आज। मुझे लगता है एक इलिस्ट्रेशन तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 5 क्या लिखा है, बी लिमिटेड परचेज द असेट ऑफ 10,80,000 फ्रॉम सी लिमिटेड। असेट परचेज की है किसने, बी लिमिटेड ने परचेज की 80,000 की असेट फ्रॉम सी लिमिटेड। द कंसिडरेशन वॉज पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। कंसिडरेशन इन एक्सचेंज ऑफ, असेट तो परचेज की बट कैश में परचेज नहीं की। इंस्टेड ऑफ कैश हमने क्या किया, हमारे कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए ऑफ 100 ईच। 100 ईच यानी देखो बच्चों कितना अमाउंट था, 10,80,000। 10,80,000 की असेट है और 100 का शेयर है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं क्या हम। यस मैम, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं क्या, डेफिनेटली। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना, कितने की असेट है हमारी,
10,80,000 की असेट है और एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो रहे हैं? 10,800 शेयर्स। यस, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए हमारे? नंबर ऑफ शेयर्स 10,800 शेयर्स हमने निकाल लिए। इतने शेयर्स कंपनी ने इशू किए फॉर परचेसिंग द असेट फ्रॉम सी लिमिटेड। रिक्वायर्ड शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड जिसने शेयर्स परचेज जिसने असेट परचेज की, उस कंपनी के बुक्स में आपको एंट्रीज करना है। दो कंडीशन, अज्यूमिंग शेयर्स इशूड एट पार, अगर शेयर 100 का है और आप 100 में ही इशू कर रहे हो तब क्या एंट्रीज होंगी, या शेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20। तो देखो, कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहले हमको आना चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। अगर नंबर ऑफ शेयर्स आप प्रॉपरली निकाल पाते हो तो आंसर गलत नहीं होगा। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहीं पे ले लेती हूँ मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इजी सा इलस्ट्रेशन है, जल्दी खत्म हो जाएगा। पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ। चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स। तो लिख लीजिए मेरे साथ ही वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे आप? लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अब हमको दो सिचुएशन दी है, सिचुएशंस। एक दिया कि शेयर इशूड एट पार और एक दिया है एट अ प्रीमियम। तो देखो दोनों केस में नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग निकलेंगे, सेम नहीं निकलेंगे क्योंकि अमाउंट डिफरेंट है। तो अमाउंट कितनी पे करनी है हमको? अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड यानी असेट परचेस करते टाइम कितने पैसे पे करना है आपको? आपको पे करना है 10,80,000 इन बोथ द केसेस। अब देखो बी के केस में क्या है, अगर पार पे अगर आप इशू कर रहे हो तो शेयर का वैल्यू कितना रहेगा? इशू प्राइस पर शेयर। देखो अगर एट पार आप इशू कर रहे हो तो इशू प्राइस रहेगी 100, राइट। बट अगर प्रीमियम पे आप इशू कर रहे हो तो प्रीमियम दिया गया है ₹20, डायरेक्टली दिया गया है ना, डायरेक्ट दिया ना, परसेंटेज दिया है। एट प्रीमियम ऑफ ₹20%, 20%, 100 का 20% कितना आएगा? 20। एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो कितना हुआ? 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। इशू प्राइस चेंज हो गई तो नंबर ऑफ शेयर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स? यस, देन नंबर ऑफ शेयर्स A divided by B, A divided by B, 10,80,000 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा? 10,800 रुपीज, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स। बट नेक्स्ट केस में 10,80,000 डिवाइडेड बाय 120, कैलसी पे कैलकुलेट करो। 10,80,000 डिवाइडेड बाय 120, इट कम्स टू 9,000 शेयर्स। 9,000 मैम ने लिख लिया तो मैं भी लिख लूं, ऐसा मत करना। कैलकुलेट करके देखो कि मैं भी करेक्ट कर रही हूँ क्या। समटाइम्स इट मे हैपन कि हमारा कैलकुलेशन भी गलत हो जाता है, ठीक है। 9,000 शेयर्स। अब सीधे सीधे जर्नल एंट्रीज करने की है। पहले तो असेट परचेस की एंट्री कर लो। असेट परचेस की एंट्री बहुत इजी है, वो तो दोनों केस में सेम रहेगी। चलो हमारा जो फॉर्मेट है हम पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन में लिखा है कि बी लिमिटेड के बुक्स में एंट्रीज करो, तो लिखो इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। क्या कर रहे हैं हम? जर्नल एंट्रीज।
आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट दिया है नहीं दिया है डजेंट मैटर, हम इसी फॉर्मेट में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ क्या है, लीजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। मैं रूलिंग नहीं कर रही हूँ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। ठीक है, हो गया। चलो, फर्स्ट जर्नल एंट्री सेम रहेगी इन बोथ द केसेस। क्यों? क्योंकि असेट परचेस कर रहे हो आप और शेयर इशू कर रहे हो, तो एंट्रीज तो सेम ही रहेंगी। आपके पास एसेट आएंगी और जाते टाइम शेयर कैपिटल जाएगा, और शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू का ही अमाउंट जाता है, कितना, ₹100। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, बोथ केसेस में सेम एंट्री रहेगी। क्या एंट्री रहेगी? सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं, टू सी लिमिटेड। असेट परचेज की आपने सी लिमिटेड से, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग असेट परचेस फ्रॉम सी लिमिटेड। कितने की? 10,80,000। 10,80,000। ये दोनों भी केस में सेम एंट्री रहेगी। अब अगर आप इशू कर रहे हो शेयर्स एट पार, लिखो इन केस ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, इस केस में आपकी एंट्री क्या होगी? तो पार में इशू कर रहे हो तो मैम डायरेक्ट एंट्री आएगी। क्या आएगी? सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। सी लिमिटेड का नाम क्यों आएगा? क्योंकि सी लिमिटेड से आपने परचेस किया है, इसीलिए सी लिमिटेड का नाम आएगा। सी लिमिटेड को इशू कर रहे हैं हम। सी लिमिटेड कौन है? गिवर है और रिसीवर है। सी लिमिटेड रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू। अब हम इशू कर रहे हैं शेयर्स, तो क्या करेंगे हम? शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और एट पार है तो एट पार हमने ऊपर निकाला 10,800 शेयर्स ऑफ 100 ईच। लिखो बीइंग 10,800 shares of 100 each issued at par। कितना? 10,80,000। 10,80,000। ठीक है, बहुत इजी एंट्री है। यस मैम, इजी है। नेक्स्ट, अब कंडीशन बदल गई। in case where shares issued at premium of 20%, अब नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएंगे, अमाउंट विल बी द सेम, 10,80,000 ही पे करना है, बट अब प्रीमियम पे इशू करोगे तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच ये जाएगा शेयर कैपिटल में, एंड 9,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच जाएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट में। चलो लिखेंगे, कैसा लिखेंगे? जाएगा किसको? सी लिमिटेड को। सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये हमको पता है, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगेन सी लिमिटेड को तो सेम अमाउंट जाएगा 10,80,000, बट अब शेयर प्रीमियम और
इक्विटी कैपिटल का अमाउंट बाइफरगेट करना है, तो 9000 शेयर्स ऑफ 100 ईच जाएंगे शेयर कैपिटल में और 9000 शेयर्स ऑफ 20 ईच जाएंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट में। कितने होंगे ये हो जाएंगे आपके 9 लाख रुपीस। एक मिनट रुको, फिर से ये थोड़ा पास में हो गया है। ठीक है, चलो ये जाएंगे यहाँ पर 10,80,000 सेम अमाउंट, बट इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे आपके 9 लाख रुपीस, 9,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 9,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच, यानी 1,80,000 जाएंगे आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। लिखिए नरेशन बीइंग शेयर इशूड एट premium of 20% on face value. I hope you all understand. नरेशन कंपलसरी लिखना है। चलिए पहले ये लिख लीजिए, वर्किंग नोट लिख लो तो और भी क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट फॉलो करना है। पहले ये इन ऑल केसेस, इन ऑल, यहां लिखती हूं मैं इन ऑल केस, ये एक ही एंट्री रहेगी। ठीक है, फिर अगर आप पार पे इशू कर रहे हो डायरेक्ट एंट्री, and if you issue at a premium, then this entry you have to write down. Done? चलो आज हमने देखा थोड़ा सा ब्रीफ नोट ऑन शेयर इशूड एट डिस्काउंट की, उसके ऊपर प्रोहिबिशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53, और हमने कुछ इलिस्ट्रेशन सॉल्व की है। अप टू इलिस्ट्रेशन नंबर 5 हमारा हो गया है। अब हम आगे के इलिस्ट्रेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस सेशन में या इस लेक्चर में कोई भी इलिस्ट्रेशन में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी और यू कैन आस्क मी। ओके, चलो आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं।